हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, या ये हो सकता है पार्ट नंबर 6 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको एनसैड्स के नाम से जाना जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? तो माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारे जो इम्यून के सिस्टम है, मतलब हमारा ही जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो खुद अपने ही क्या है बॉडी के कुछ सेल पे अटैक करने लगती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये अलग अलग टाइप से हो सकती है, समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारे ही क्या कहते हैं एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे जो मतलब इम्यून है, इम्यून का मतलब हमारे जो एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि बाहर से जब कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो उस पर अटैक करके उसको मारने का काम करते हैं। लेकिन जब बीमारी हो जाती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो हमारे ही जो एंटीबॉडीज है ना, वो अपने ही बॉडी के सेल को मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक। तो माइस्थेनिया ग्रेविस भी क्या है? एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे एम और एन रिसेप्टर्स हैं, इस पे ही अटैक कर देते हैं। आपने पढ़ा अभी कोलिनर्जिक सिस्टम वाले में कि एसिटाइल कोलिन किस रिसेप्टर पे काम करता है? एम और एन रिसेप्टर पे काम करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, वो क्या कहते हैं एम और एन रिसेप्टर पे क्या है अटैक करते हैं। और जब इसको अटैक करते हैं तो उसको समझिए एक तरीके से खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एम और एन रिसेप्टर का जो क्या कहते हैं नंबर है वो कम हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर 500 है तो पता चला कि 200 हो गए, 300 हो गए, तो उनके नंबर कम हो जाते हैं। ठीक। अब जब एसिटाइल कोलिन आता है तो उसको वहां पे बाइंड करने के लिए क्या है, उतनी मतलब जगह ही नहीं मिल पाती है। 500 पे कहाँ बाइंड करके अपना काम सही से कर रहा था, अब पता चला है कि 200 है, 300 है। समझ रहे हैं? और आपको मालूम है कि एसिटाइल कोलिन क्या एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है कि ब्रेन से कोई मैसेज आ रहा है, या क्या कहते हैं न्यूरॉन के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाया जा रहा है किसी ऑर्गन तक, यहाँ पे मान लीजिए मसल्स तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये बीच में क्या है, एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं। आपने देखा कि कैसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये लोग रिलीज होते हैं, फिर जाके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, फिर आगे बात पहुंचाते हैं अपनी। फिर ऐसे जहाँ पे क्या कहते हैं, मान लीजिए सबसे आखिर में न्यूरॉन है, उसके बाद मसल से जहाँ पे मतलब हमको इफेक्टर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बात पहुंचानी है, तो वहां पे भी रिलीज होते हैं और जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तब क्या है मैसेज पहुंचता है। तो हमारा जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में ये प्रोसेस होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर मैसेज जाता है, ये सब कुछ होता है। तो एसिटाइल कोलिन जा तो रहा है, लेकिन वहां पे उसको रिसेप्टर ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो बाइंड नहीं होगा। और फिर क्या कहते हैं, अब ये मान लीजिए एसिटाइल कोलिन गया बाइंड होने के लिए, और वहां पे कुछ ही रिसेप्टर थे, पूरे पे बाइंड नहीं हो पाया, फिर एंजाइम आ गया एसिटाइल कोलिनेस्टरेज और इसने इसको खत्म कर दिया। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो मसल्स हैं ना वो वीक पड़ जाते हैं। असल में ऐसा नहीं कि मसल्स वीक हैं, बल्कि ये जो सिस्टम है ना ये वीक हो जाता है। तो इस वजह से मसल्स अपना काम कर नहीं पाते हैं, वो पूरी तरीके से क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। समझे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मसल्स है, यहाँ पे मसल्स है, तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ पता चला कि मैं हाथ ही नहीं उठा पा रहा हूँ। तो होता क्या है कि जिसको हो जाता है कि वहां पे क्या है, इसके मसल्स पे जो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो कम हो गए। एसिटाइल कोलिन आ रहा है बाइंड करने के लिए, उसके पास उतने रिसेप्टर ही नहीं है। तो जितना जाके रिसेप्टर बाइंड करते उतना तो बात काम चलता है, बाकी जो क्या कहते हैं एसिटाइल कोलिन बचा रहता है वहां पे, समझ रहे हैं? तो उस पे आके इस जो कोलिनेस्ट्रेज है उनको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, या इनएक्टिवेट कर देता है, एलिमिनेट करता है। तो इस तरीके से ये मसल्स क्या है वीक हो जाते हैं, तो काम नहीं कर पाते अपना। ठीक। अब ये कि क्या कहते हैं कौन सी दवाएं माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होती हैं? तो कोई बहुत ज्यादा दवाएं नहीं है इसमें, समझ रहे हैं? एक तो ये क्या एंटी कोलिन एस्ट्रेज है, और दूसरे कुछ मतलब क्या कहते हैं थेरेपीज हैं। दो तरीके से इसको या मतलब ट्रीट करते हैं। तो एक तो क्या है जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इंजाइम है, जो कि एसिटाइल कोलिन को खत्म करता है, इनएक्टिव करता है, उसके अगेंस्ट हम लोग दवा देते हैं। दूसरा कि जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो गया है, उसको सप्रेस करते हैं। तो इन दो तरीकों से हम इसका इलाज करते हैं। ठीक है। तो पहला वाला क्या हमारा एंटीकोलिन एस्ट्रेज। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का इंजाइम को रोकने वाला है, समझ रहे हैं? कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है ये।
जैसे कि पायरिडो, इसको यहाँ पे वाई लगा लीजिए, पायरिडो स्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन आपने पढ़ा था, ठीक है ना, इसको आपने उसमें पढ़ा था ना एंटीकोलिनेस्ट्रेज में। तो ये क्या है, पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन, ये दो दवाएं हैं जो कि मतलब एंटीकोलिनेस्ट्रेज के तौर पे ये काम करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। तो अब ये क्या करेंगी, तो ये जब जाती है वहां पे तो एसिटाइल कोलिन को एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये जो दवाएं हैं। ये जो मान लीजिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जाके जो हमारे एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इनएक्टिव कर रहा था, ये जाके उसी से बाइंड कर लेती हैं। अब एसिटाइल कोलिन उस पे जाके बाइंड नहीं करता है, तो एसिटाइल कोलिन लंबे समय तक वहां पे रहता है, समझ रहे। मान लीजिए एसिटाइल कोलिन जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, उसका एक्शन आया, फिर वो हटता है, फिर दूसरे जाते हैं ना, आपने पढ़ा था कि दवा कैसे काम करती है। तो फिर क्या कहते हैं, तो ये जब एक मान लीजिए एक बार जाके एसिटाइल कोलिन के कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए, फिर वो हटे तो दूसरे जाके बाइंड करते हैं, तो इस तरीके से एक्शन अच्छी तरीके से हो पाता है। तो इस तरीके से ये दवा क्या है, काम करती है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब वहां पे जाके मसल्स को कुछ क्या कहते हैं ठीक कर दे रही है, जो हमारे रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं उनको बनाती है, ऐसा कुछ नहीं करती है। सिर्फ एक एसिटाइल कोलिन की जो मात्रा वहां पे बची हुई है वो बची रहे और काम कर सके अपना, तो इस तरीके से काम करती है। और कैसे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है एक तरीके उसको जाके इनहिबिट कर देती है, ठीक है। अब जो दूसरा तरीके है ना, ये सब क्या है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने का या उसको रिप्लेस करने का या उसको दबाने का ही काम करती है। बाकी समझो जैसे कि इम्यूनो सप्रेशन है, तो ये दवाएं क्या करती हैं, हमारे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं, रोकती हैं, समझ रहे, उसको रोकथाम करती हैं। जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हो गया और एस्थियोप्रिन है, तो ये दोनों दवाएं हैं, साइक्लोस्पोरिन और एस्थियोप्रिन। तो ये क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को दबाती हैं, समझ रहे। तो और जो ओवर हो गया है, जो जा जाके हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो उनको क्या है वो खत्म करती है, ताकि वो एंटी, और ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज के अगेंस्ट समझ एक तरीके से काम करेगी ये दवाएं जो है, ठीक। तीसरा क्या हमारा, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक तरीके का ये एंटीबॉडीज ही है, समझ रहे हैं। इम्यूनोग्लोबिन क्या एक तरीके का हमारा इम्यून का पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईवी यानी इंट्रावेनस, और आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन। जी अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जैसे कि जी हो गया, ए हो गया, एम हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ये अलग अलग टाइप के हमारे क्या है इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, जो तरीके से हमारे क्या है इम्यून का सिस्टम होते हैं। तो जब इनको हम लोग देते हैं तो ये जो ओवर एक्टिव इम्यून है ना, उनको क्या करते हैं एक तरीके से काम डाउन करते हैं, उनको थोड़ा सा मतलब शांत करते हैं, ठीक। जो तीसरी दवा है वो भी क्या है, इम्यून को ही सप्रेस करती है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा दूसरा अलग है, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनो एब्जॉर्प्शन। तो दिस थेरेपी हेल्प्स टू रिमूव द एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। समझे इसका क्या मतलब है, कि जैसे कि हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे आके जो एंटीबॉडीज अटैक कर रहे हैं, तो ये उनके अगेंस्ट काम करती है और उनको रिमूव करती है, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो थेरेपी होता है। उसके अलावा क्या है, प्लाज्मा एक्सचेंज, यानी किसी जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं, तो क्या इस आदमी का पूरा ब्लड का प्लाज्मा ही बदल दो, समझ रहे। तो अब किसी और का लेके लाके उसमें डाल देते हैं, तो जो ओवर एक्टिव इम्यून थे हमारे वो खत्म हो जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्या इसका इलाज किया जाता है, लेकिन पहले वो सब दवाएं देके काम चलाते हैं, अगर नहीं होता है तब जाके इस पे करते हैं और पूरा उसका ब्लड ही समझ एक तरीके से बदल देते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में नहीं देंगे। अब कहेंगे इसका इंडिकेशन, अब ऐसे मैंने जब यूट्यूब पे पढ़ा है तो बच्चे आके पूछते सर इसका इंडिकेशन बताइए। अरे यार आप पढ़ क्या रहे हो, ड्रग्स एक्टिंग, ड्रग्स यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस, तो आप ये इंडिकेशन ही तो पढ़ रहे हो। यूज कहो या इंडिकेशन कहो, बात तो एक ही है ना। तो अब यहाँ से अलग से इंडिकेशन पढ़ाने की जरूरत क्या है, हम तो वही पढ़ रहे हैं कि कौन सी दवाएं माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होती है, यानी इंडिकेटेड है। अब हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पढ़ेंगे ना, कि किस कंडीशन में, किन कंडीशन में इनको यूज नहीं करेंगे। तो अगर किसी को क्या है, जो पायरिडोस्टिग्मिन है, यहाँ पे भी वाई लगा लीजिए, जो पायरिडोस्टिग्मिन है, अगर उससे क्या है हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी उसको लेने के बाद किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी वगैरह होती है, तो वो नहीं लेगा उसको। ऐसी अस्थमा कंडीशन में नहीं देंगे, अगर किसी का अस्थमा सीवियर उस कंडीशन में नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्रोंको स्पाज्म या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, ठीक है, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे पेप्टिक अल्सर डिसीज में नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। एसिटाइल कोलिन की मात्रा जब बढ़ती है तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी बढ़ता है, तो पेप्टिक अल्सर अगर किसी को है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी उसको, ठीक है ना। और क्या है, ब्रेडी कार्डिया, अगर किसी का क्या कहते हैं हार्ट रेट बहुत कम है, समझ रहे हैं,
तो उस कंडीशन में भी उसको नहीं देंगे। समझ रहे हैं, कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट है अगर, जैसे कि किसी का जो क्या कहते हैं, कंडक्शन क्या होता है मालूम है ना आपको, मैंने बताया था आपको कि जैसे कि मान लीजिए कोई नर्व है, वहां से मैसेज आ रहा है, तो एक तरीके से उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं और आखिर तक आते हैं नर्व के एंड पे, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। ऐसे ही हमारे एसए नोड और एवी नोड होते हैं, तो एसए नोड से एक तरीके से इंपल्सेस निकलते हैं, तो कह रहे उसमें अगर किसी में डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे, वरना तो और उसको क्या ये शांत कर देंगे। अब दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है लोकल एनेस्थेटिक। क्या है लोकल एनेस्थेटिक, और काफी ज्यादा ये यूज होती है। खास तौर से आप देखेंगे जैसे लोकल कहीं भी प्रोसीजर करना है, जैसे दांतों को उखाड़ना रहता है या आंख का मान लीजिए ऑपरेशन करना है, ऐसी कंडीशन में दवा यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक। समझ रहे हैं, यानी जिसका इफेक्ट किसी स्पेसिफिक एरिया में हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई सुई चुभ गई है, अब उसको निकालना बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगा देंगे लोकल एनेस्थेटिक का। समझे, जैसे कि लीडोकैन हो गया, काफी ज्यादा चलने वाली दवा है, काफी फेमस है, समझे लीडोकैन। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, तो अभी इस एरिया को क्या सेंसेशन लेस कर देगा, यानी कि आप यहाँ पे कोंचते रहो, सुई लगाते रहो, कुछ भी करते रहो, दर्द का जो एहसास है, जो दर्द का सेंस है, वो ब्रेन तक नहीं जाता है। तो वो जो ऐसी जो दवाएं होती हैं जो किसी लोकल एरिया में, लोकल मतलब किसी छोटे से खास एरिया के अंदर सेंसेशन को खत्म कर देती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ये वो दवाएं होती हैं जो कि ब्लॉक करने के लिए यूज होती है सेंसेशन को। समझे, जो एक सेंस जाता है उसको ब्लॉक कर देती हैं, वो ब्रेन तक नहीं जा पाता है सेंस, उस कंडीशन को हम लोग उस दवा को क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थेटिक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो दवाएं होती हैं जो एबॉलिश कर देती हैं सेंसरी परसेप्शन को। तो ये अलग बस वर्ड्स अलग अलग हैं, बाकी बात वही है। एबॉलिश का मतलब ही खत्म करना होता है, समझ रहे। तो सेंसरी परसेप्शन यानी आदमी को जो सेंस से एक एहसास होता है, समझ रहे, एक भाव आदमी लेता है, तो उसको वो रोक देती हैं, समझ रहे, किसी लोकल एरिया के अंदर, तो उसको हम लोग लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये दो तरीके की है, एक होगी इंजेक्टेबल, यानी जिसको हम लोग क्या है इंजेक्ट कर दे रहे हैं, सुई के इंजेक्शन के जरिए से उसको इंजेक्ट कर दे रहे हैं, और दूसरा है कि उसको ऊपर से लगा दे रहे हैं, स्प्रे के जरिए लगा सकते हैं, स्प्रे भी आते हैं इसके। ठीक है, अभी इसमें जो क्या कहते हैं इंजेक्टेबल वाले हैं, इसमें टाइम के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया है। एक है जो उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 1.5-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे, समझ रहे, एक थोड़ा सा उससे ज्यादा है इंटरमीडिएट, समझ रहे। तीसरा है कि लंबे समय तक उसका मतलब रह रहा है इफेक्ट। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला उसमें आता है प्रोकैन। ठीक है, जो क्या है इंटरमीडिएट काफी ज्यादा यूज होती है ये वाली दवा, जैसे कि लिग्नोकैन। क्या है लिग्नोकैन, इसको लीडोकैन के नाम से बिकती है खूब, लिग्नोकैन भी बोलते हैं और लीडोकैन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या लॉन्ग ड्यूरेशन में आता है टेट्राकैन। अब ये कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कैन वाली जो दवाएं आ रही हैं, तो ये सब क्या एक तरीके से समझिए कि ये एनेस्थेटिक वाली दवाएं हैं। जो कैन वाली आ रही है समझिए लोकल एनेस्थेटिक वाली दवाएं हैं। दूसरा क्या है, इसमें एक तो इंजेक्टेबल हो गया, दूसरा क्या सरफेस एनेस्थेटिक, यानी जिसको ऊपर से हम लोग लगाते हैं, तो उसमें भी वही उन दवाओं को सरफेस के तरह से लोकल लोकल मतलब क्या कहते हैं लोकल रूट से भी यूज करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि कोकैन हो गया, लिग्नोकैन हो गया, लिग्नोकैन को हम लोग लीडोकैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, काफी पूछता है, कई बार पूछा गया है ये टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, इसको दवा के लेने के बाद एक्शन क्या आएगा, तो दो तरीके के एक्शन आते हैं, समझ रहे, एक होता है लोकल एक्शन, एक होता है सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब ये कि यहाँ पे किया तो इसका इफेक्ट यहीं पे रहा, दूसरा ये कि वो दवा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच गई, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टेमिक एक्शन। तो अब उसका इफेक्ट हर जगह जाएगा, जब दवा ब्लड में पहुंच जाती है उसका इफेक्ट क्या है, हर जगह जाएगा। तो लोकल एक्शन में क्या होगा, प्रिवेंट्स पेन, यानी दर्द को रोकता है, पेन सिग्नल्स फ्रॉम रीचिंग टू द ब्रेन, समझ रहे, ब्रेन तक जो दर्द का एहसास है, जो सिग्नल पहुंचता है उसको रोकता है। और उसके अलावा क्या होता है, नम्बनेस का मतलब होता है कि मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से आदमी को झुंझुनाहट होने लगती है ना, तो उस जैसा आपको होगा, कहता है सुन पड़ जाता है, तो उस अफेक्टेड एरिया में ऐसा लगेगा कि मतलब झुंझुनाहट सी हो रही, चींटी काटने का जैसा एहसास होता है ना, जब ब्लड रुक जाता है उस जैसा होगा। उसके अलावा क्या है, हायर डोज में अगर देते हैं तो टेम्परेरी मसल्स पैरालाइसिस हो सकता है। पैरालाइसिस का मतलब ये कि वो समझे एक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ। ठीक है ना, सिस्टेमिक एक्शन होगा तो क्या होगा, मतलब अब ब्लड में पहुंच गई दवा, उसका इफेक्ट ब्लड में पहुंच गया, तो क्या करेगा, शुरू में तो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है, उसको सप्रेस कर देता है, डिप्रेस करता है। उसके अलावा क्या है, दे प्रोड्यूस रेस्टलेसनेस, आदमी को थोड़ी बेचैनी सी होगी और मेंटल कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम पे जाके काम करेगी दवा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या आदमी को कंफ्यूजन भी हो सकता है। और ये क्या है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी काम करेगी, जब ब्लड में पहुंच जाएगी
जाएगी तो हार्ट पे क्या इसका इफेक्ट दिखेगा, तो कार्डियक डिप्रेशन होगा। अगर ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारा हार्ट क्या है, डिप्रेस होगा, यानी उसका हार्ट रेट कम होगा। ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट दिखेगा, तो वेसो डायलेशन होता है। लेकिन जो कोकैन है, समझ रहे, इसकी वजह से क्या कहते हैं, वेसो डायलेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। और क्या होगा, उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि जो क्या कहते हैं लिडोकैन है, ये काम कैसे करता है, समझ रहे हैं। हालांकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके फायदे की चीज है। और दूसरे क्या कहते हैं, ये एग्जिट एग्जाम के हिसाब से भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए इसको अब मैं ऐड किया हूं नया। पहले जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं था, ठीक। तो ये कैसे काम करता है, तो इट ब्लॉक्स दी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जो कि वोल्टेज गेटेड है। अभी क्या मतलब है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, तो कुछ लोग ही रहे होंगे, कुछ लोग तो गायब रहे होंगे उस दिन। तो जिसने उसको नहीं पढ़ा ना, उसको ये समझ में अब आएगा नहीं, इसलिए मैंने कहा था इसको ध्यान से पढ़ लेना। काफी लंबा भी मेरा तकरीबन पौन घंटे का पूरा एक ही मतलब टॉपिक चला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक इम्पल्स निकलता है और जाता है, फिर उसमें क्या होता है, इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है, वो आगे बढ़ता है, डिपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है, समझे। उसके अंदर सोडियम की एंट्री हो रही, सोडियम की एंट्री हो रही, फिर कैल्शियम की एंट्री होती है, फिर पता चला कि पोटेशियम निकलने लगता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो इसी से रिलेटेड है ये पूरा, कि कैसे दवा काम करती है। चूंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली दवा है ये, तो ये वहीं से काम करके जो सेंसेशन ब्रेन तक पहुंच रहा है उसको रोकती है। तो कैसे रोकती है, तो आपको मालूम है कि जो हमारे न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर सोडियम के क्या है, चैनल होते हैं, रास्ते होते हैं। जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, यानी कोई मैसेज नहीं ले जा रहा होता है, तो जो सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा होता है, यानी सेल के बाहर ज्यादा होता है, अंदर कम होता है, ठीक है। जब वो अंदर जाते हैं तब क्या तरीके से क्या बोलते हैं, इम्पल्स जनरेट होता है, समझे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, अब वो जो सोडियम अंदर जाने का उसका रास्ता है, हम उसी को बंद कर दे रहे हैं। वरना तो क्या है, जब सुई चुभ रही है मान लीजिए इस तरीके से, तो एकदम से स्टिमुलस यहाँ से निकल के जाता है ब्रेन को, और जैसे ही यहाँ से एक स्टिमुलस निकलता है तो फौरन एक्शन पोटेंशियल होता है और ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है, समझ रहे हैं। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही मतलब हम ये दवा दे देते हैं, तो सोडियम चैनल का जो मतलब सोडियम के लिए जो रास्ता है ना, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वो खुलता ही नहीं है, सोडियम अंदर जाता ही नहीं है। जब अंदर जाएगा नहीं तो अंदर का पोटेंशियल बढ़ता नहीं है। माइनस पढ़ा था ना आपने, -70 मिनी वोल्ट होता है अंदर का पोटेशियम पोटेंशियल, यानी अंदर का एक चार्ज पावर, तो वो बढ़ता ही नहीं है। जब वो बढ़ेगा नहीं तब वहां पे क्या होता है, एक तरीके से क्या कहते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, यानी कि मैसेज आगे तक पहुंचेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो वही सब कुछ है, अब इसको देखिए यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, वो सोडियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑल्सो प्रिवेंट सोडियम इनफ्लक्स, और क्या कहते हैं, सोडियम को अंदर जाने से रोक दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन को रोक दिया जाता है, इनहिबिट डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या है कि जब सोडियम अंदर घुसता है तो अंदर का पोटेंशियल बढ़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो वो क्या कहता है, अंदर का पोटेंशियल बढ़ ही नहीं पाता, इसलिए डीपोलराइजेशन को क्या हम लोग बोल रहे हैं कि रुक जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल भी क्या है, रुक जाता है, समझ रहे हैं। आगे एक्शन पोटेंशियल पहुंच ही नहीं पाता है, यानी आगे मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा, नर्व के एंड तक पहुंचेगा तब ना आगे वाले को वो देगा वहां पे, चाहे वो क्या कहते हैं हमारा कोई सेल हो या चाहे ब्रेन तक पहुंचा रहा हो, जैसे भी। तो जब ये सब कुछ होता है तो दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सेंसेशन, तो फिर वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है, एक तो ये कि हमारे वोल्टेज क्या कहते हैं, आप इतना रखिए कि जो सोडियम के चैनल्स हैं ना, सोडियम के रास्ते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि जो सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर दिया गया, फिर दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है कि एक्शन पोटेंशियल को रोक दिया गया, और तीसरे नंबर पे इफेक्ट दिखता है वो क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आसानी से याद कर सकते हैं आप। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो इसको लोकल एनेस्थेटिक के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही जो क्या कहते हैं, लिडोकैन जो है इसको क्या है, अरेदमिया में भी हम लोग यूज करते हैं। कार्डियक अरेदमिया है, यानी कुछ लोगों का हार्ट रेट क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है मेम्ब्रेन के अंदर, समझ रहे हैं, तो उसको स्टेबलाइज कर देता है ये जाके, तो ये स्लो डाउन कर देता है एक्शन पोटेंशियल को एक तरीके से। तो क्या होता है, जो हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो रहा था तो वो एक तरीके से नॉर्मलाइज होता है, समझ रहे। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि एंटी अरेदमिक एजेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। ऐसे ही एक तरीके का क्या होता है, मिर्गी की बीमारी होती है जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, सीजर भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। उसमें भी क्या होता है कि आदमी का जो मतलब क्या कहते हैं, इंपल्सेस है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब बनने लगते हैं, कहते हैं फायरिंग हो जाती है इंपल्सेस की बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये जाके क्या करता है, रोक देता है,
समझे कैसे रोका आपने देखा, सोडियम चैनल को घुसने नहीं देगा, सोडियम चैनल को खुलने नहीं देगा, सोडियम को अंदर घुसने नहीं देता है, तो उसमें भी रोकता है। अब ये स्टेटस क्या है, तो अब इसके जब हम लोग क्या कहते हैं सीजर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये स्टेटस क्या होता है, और क्लोनिक क्लोनिक कई सारे उसमें टर्म्स हैं, वो सब वहां पे आप देखेंगे। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो अगर आपको किसी का भी कॉन्ट्राइंडिकेशन ना याद आए ना तो लिख दीजिए कि सीवियर क्या कहते हैं, हमारा जो किडनी है उसमें अगर दिक्कत है, सीवियर कोई प्रॉब्लम है किडनी में तो उसमें नहीं यूज करेंगे। ऐसे लीवर में सीवियर प्रॉब्लम है उसमें नहीं यूज करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी है किसी को तो उसमें यूज नहीं करेंगे। ये 3 कॉन्ट्राइंडिकेटर आप किसी भी दवा में लिख देंगे तो आपको कोई उसको गलत नहीं कर सकता है, समझ रहे। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन आप हर एक में लिख दीजिएगा अगर पूछता है तो। वैसे ये कम ये चीज पूछी जाती है, लेकिन अगर पूछ ले तो ये आप जरूर लिखेंगे। तो इसमें ये किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है किसी को तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे क्या कहते हैं हार्ट फेलियर अगर किसी को तो उसमें नहीं देंगे, ठीक है ना। ये और कंडक्शन को कम कर देगा तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्या है, किसी को हार्ट ब्लॉक है तो उसमें नहीं देंगे। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि क्या कहते हैं जो हमारे एसे नोड है ना, वहां से जो इंपल्सेस निकल रहे हैं एट्रियम से निकलते हैं, फिर वेंट्रिकल के उसमें भी आते हैं, एवी नोड में भी आते हैं, तो पूरे तरीके से आगे पहुंच नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। फिर तो उसमें हार्ट क्या होता है एक तरीके से पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, तो उसमें भी नहीं देंगे, ठीक है ना। ऐसे इसके अलावा क्या है, लीवर डिसीज है किसी को यानी सीवियर लीवर डिसीज है तो उसमें भी नहीं देंगे। अब जो तीसरा टॉपिक था हमारा इसमें वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारे डेली लाइफ से, या आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं वहां पे ना इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। हाँ एक चीज और इसमें भूल गया हूँ मैं, इसको क्या कहते हैं, वैसे आपको उसमें मतलब दिया भी नहीं बुक में, लेकिन ये चीज मतलब है जिसके इंडिकेशन में। तो इसको और कहाँ पे यूज करते हैं, क्या कहते हैं लिडोकाइन को, तो एक तरीके से क्या कहता है सेंसेशन को रोकता है ना। तो कई लोगों को क्या कहते हैं प्री मेच्योर इजेकुलेशन की दिक्कत होती है, तो इसका स्प्रे आता है जो कि इस काम के लिए यूज किया जाता है। तो वो क्या है प्री मेच्योर इजेकुलेशन को रोक देता है, क्या करता है प्री मेच्योर इजेकुलेशन को रोकता है, समझ रहे हैं। पीई है किसी को, समझ रहे हैं, तो उसमें इसको यूज कर लेते हैं प्री मेच्योर इजेकुलेशन। इसका स्प्रे भी आता है, इसका क्रीम भी आता है। दूसरे उसके अलावा क्या है, एक पाइप डालते हैं, समझ रहे हैं, नेजल के रास्ते से अंदर पेड़ तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए किसी ने जहर पी लिया हो या खा लिया हो तो उसको बाहर निकालने के लिए, समझे, तो जब इधर से डालते हैं तो दर्द होता है, तो उस ट्यूब के ऊपर ना हम लोग लिडोकाइन लगा देते हैं। तो ये अंदर जब जाता है, समझ रहे हैं, तो छिल उल भी जाता है अंदर से, तो उस पर लगता हुआ जाता है तो दर्द नहीं होता उसको। तो इस तरीके से हम लोग क्या एक तरीके से वो हमारा लिक्विड में होता है सेमी सॉलिड, तो उस पाइप पे उसको लगा के फिर उसको अंदर ढकेलते हैं, अंदर के नाक के रास्ते से अंदर ले आते हैं, उसको दर्द नहीं होता क्योंकि वहां पे सेंसेशन को लॉस कर देता है। तो ये 2 और चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं लगातार, तो थक चुके होंगे, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक दे दें और उस ब्रेक में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। तो ये जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, चाहे सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हों, इनकी वीडियोस हों, तो जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी एसआर फार्मेसी के नोट्स हैं, उनको आप कहाँ से ले सकते हैं। कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं बच्चे। तो उसका तरीका 2 है। एक तो आप इसको क्या है हमारे ऐप पे जाके सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये सारे नोट्स हैं जितने भी मतलब क्या कहते हैं फार्मेसी से रिलेटेड नोट्स हैं, सबका कोर्स बना हुआ है। इसको यहाँ से परचेज करेंगे बहुत थोड़े अमाउंट में, और उसको जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए उसका एक अलग कोर्स है, अगर एक सब्जेक्ट चाहिए उसका एक अलग कोर्स है, बहुत कम प्राइस में। तो क्या है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड और प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अब कहेंगे सर मुझे तो प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए क्या है, हमने प्रिंटेड फॉर्म में ऑलरेडी सारे नोट्स निकलवा रखे हैं। आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके होम पे डिलीवर कर दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में कोई भी नोट्स न मांगे, किसी को भी पीडीएफ के फॉर्मेट में अब नोट्स हम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आई एम सॉरी। तो आपको अगर प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना है तो आप हमें ऑर्डर करिए, हम आपके होम पे डिलीवर कर देंगे। अब ऑर्डर कैसे करेंगे, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9694480523, इसी पे आपको मैसेज करना है। 3 ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, फोन नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज करेंगे सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर बता दीजिए, सेकंड ईयर है सेकंड ईयर बता दीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कह दीजिए मुझे फर्स्ट ईयर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, और साथ में अपना क्या कहते हैं जो पिन कोड है वो बता दीजिए। तो आपको डिलीवरी चार्ज और नोट के जो कॉस्ट और नोट्स के जो कॉस्ट हैं वो दोनों जोड़ के आपको बता दिया जाएगा और आपके होम पे डिलीवर कर दिया जाएगा। पूरे इंडिया के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो लगता है वो 8 से 10 दिन का लगता है। वैसे नॉर्मली 5 से 6 दिन में डिलीवर कर देते हैं ये,
पिकअप करने के बाद, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, 8 से 10 दिन मतलब मैक्सिमम इसके अंदर ही कर देते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अपना पिन कोड बताएंगे और क्या कहते हैं, आप क्या चाहिए आपको वो बताएंगे, आपको कॉस्ट बता दिया जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे, आपका ऑर्डर यहाँ से पार्सल कर दिया जाएगा। अभी सीओडी सर्विस नहीं है, और सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी में कॉस्ट बढ़ जाता है। मैंने ट्राई किया उसको, जैसे कि डिलीवरी वाले हैं, तो वहाँ पे तकरीबन क्या है, हर उस पे एक ऑर्डर पे तकरीबन 100 रुपया चार्ज बढ़ जा रहा है सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी की वजह से। तो ये आपके लिए महंगा होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको भरोसा करना चाहिए। हमने कम से कम 200-300 से ज़्यादा अभी 2-3 महीनों के अंदर हमने डिलीवर कर दिए हैं बच्चों को। अब अच्छा, ये तो हो गई नोट्स की बात। अब मान लीजिए आपने एग्जाम दे लिया, अब आपके सामने एक सिचुएशन आती है कि आगे आपको क्या करना है। या तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या कहीं पे जॉब वगैरह करना चाहते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको एसआर फार्मेसी ऐप पे दी जाएंगी। उसके अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, वहाँ पे दी जाती रहेंगी आगे। चूंकि हम मैं अब तक मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमारी एक आध टीम, लेकिन अब हमारे एक टीम के अंदर 1-2 लोग आ चुके हैं, तो अब हम इस पे काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसलिए हमने अब एक कोर्स लॉन्च करने जा इसलिए अब हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन। और जो एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन है वो उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि उसमें आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी हो जाएगी, सिपाही फार्मा की तैयारी हो जाएगी, या कोई भी वैकेंसी आती है जैसे बिहार फार्मासिस्ट, यूपी फार्मासिस्ट, पंजाब फार्मासिस्ट, कर्नाटका, किसी भी स्टेट की जो फार्मासिस्ट की मतलब जो जॉब आती है, जो वैकेंसीज आती हैं, तो उसके लिए आपको उसमें प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वो सब उसका फ़ायदा उठाना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो जो भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे इस टाइप का, तो उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या है। तो एक होती है हमारी स्टेरॉयड वाली दवाएं, समझ रहे हैं। एक दवा जो होती है हमारी इन्फ्लामेशन को वो भी कम करती है, समझ रहे हैं? जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, समझ रहे हैं। तो वो भी क्या एक तरीके से इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करती है। लेकिन ये जो दवाएं हैं ये क्या नॉन स्टेरॉइडल हैं। जो स्टेरॉइडल होती है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, वो अच्छा काम भी करती हैं वो, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं कई सारे। इसलिए उसकी जगह पे हम लोग उसको ना यूज करके ये वाला ज्यादा प्रीफर किया जाता है, समझ रहे हैं आप किस काम में। तो जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं इनको खास तौर से दर्द में यूज किया जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो मतलब फीवर है तो कुछ दवाओं को फीवर में भी यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे ही कहीं पे सूजन वगैरह है तो सूजन को कम करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, इन दवाओं को। यही 2-3 इसके मेन काम होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा इनको यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, तो स्टेरॉइडल दवा भी आप पढ़ेंगे आगे, आपके सिलेबस में आएगा। स्टेरॉइडल वाली दवाएं भी आती हैं, वो इम्यून सिस्टम को हमारे सप्रेस भी करती हैं। जो स्टेरॉइडल वाली होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं छेड़ती हैं, वाली दवाएं जो होती हैं। अब फर्क क्या होता है, स्टेरॉइड का एक स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हैं। द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, समझ रहे हैं। ये वो दवाएं होती है जो कि इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। और क्या कहते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी हल्का फुल्का दर्द है या कुछ ज्यादा दर्द है तो उसमें इसको क्या है यूज किया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए। या बुखार है तो उसको ट्रीट करने के लिए इन दवाओं को यूज किया जाता है। और ये दवाएं मेडिकल स्टोर पे बहुत ज्यादा चलने वाली दवाएं हैं, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे विच पार्ट ऑफ इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स रेडेंड, यानी जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लामेशन हुआ तो वहां पे वो एरिया लाल लाल सा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, सूजन हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से। और क्या होता है, हॉट होता है और पेनफुल, समझ रहे। तो ये 3-4 चीजें होती हैं इन्फ्लामेशन के अंदर। एक क्या होगा कि वहाँ एरिया लाल हो सकता है, उसमें सूजन हो सकता है, या वो एरिया गर्म हो जाता है, या वहां पे दर्द होता है जब इन्फ्लामेशन होता है तो ठीक है। तो इसमें बुखार भी आ जाता है, हॉट हो रहा है, बुखार भी को ट्रीट करने के लिए हो जाता है, दर्द है तो उसमें भी आ जाता है। तो इस तरीके से सूजन है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इन दवाओं को यूज किया जाता है। और ये क्यों होता है ऐसा, मतलब इन्फ्लामेशन, तो एक क्या कहते हैं इंजरी की वजह से, यानी कहीं पे चोट वोट लगी तो उसकी वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये समझ रहे हैं। या तो कहीं पे चोट लग गई, कुछ हो गया, इंजरी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, या कुछ अनवांटेड केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन में भी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल रिलीज जो उनका केमिकल निकलता है उसकी वजह से फिर केमिकल रिएक्शन होते हैं और आदमी को इन्फ्लामेशन होता है। लर्न कर
करते करते एकदम सिर दर्द होने लगता है लेकिन ठीक से लर्न नहीं हो पाता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट नहीं हुआ है अभी। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट नहीं हुआ, वो तो वो नहीं कह रहा था मैं, वो कह रहा था न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कैसे इंपल्स इधर से उधर जाते हैं, समझ रहे। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है, सोडियम चैनल क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल क्या होते हैं, तो वहां पे बताया था, समझ रहे। सुनेहा बानो और सुधांशु जी, आपको लर्न करते करते सिर में दर्द हो जाता है, माइरोबेलम लीजिए, क्या कहते हैं, ये ब्रेन टॉनिक की तरह से काम करता है, समझ रहे हैं। या च्यवनप्राश ले लीजिए, तेज दिमाग चाहिए तो सोना चांदी च्यवनप्राश खाइए। देखिए मोबाइल में ज्यादा टाइम ना दीजिए, मान लीजिए आप यूट्यूब वगैरह क्या कहते हैं लेक्चर वगैरह देख रहे हैं तो ठीक है, वरना तो आप किताबों में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, समझ रहे हैं। किताब से पढ़ेंगे तो आपको इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा और नींद भी आएगी तो आराम से सो भी जाएंगे। और मोबाइल में जब पढ़ते हैं तो फिर आंखों पे भी उसका क्या कहते हैं एक तरीके से जो ये लाइट निकलती है तो वो दिक्कत करती है। मैं भी अब मोबाइल वगैरह ज्यादा देखता हूँ या कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है, तो मुझे चश्मा भी लेना पड़ा। तो एक बार अपनी आंखों को भी चेक करा लीजिए, कई बार आंखें कमजोर हो जाती हैं तब भी दिक्कत होती है, समझ आए। तो इसकी क्लासिफिकेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन याद नहीं है तो एग्जाम्पल्स कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को याद होंगी, कुछ लोग जिनको नहीं याद है वो जरूर याद कर लें। तो जो हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो दो तरीके के हैं, समझ रहे हैं मेनली। वैसे तो और भी हैं लेकिन मेनली दो तरीके के हम पढ़ते हैं। एक होता है नॉन सिलेक्टिव, समझ रहे हैं, कॉक्स इनहिबिटर। क्या है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर? ये कॉक्स क्या तरीके का इंजाइम है, समझ रहे हैं। इंजाइम तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये कॉक्स क्या तरीके का, एक तरीके का इंजाइम है, ठीक है। तो ये वो दवाएं हैं जो नीचे आ रही हैं कि नॉन सिलेक्टिव है, यानी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर मतलब कॉक्स दो तरीके के हैं, कॉक्स वन और क्या है दूसरा कॉक्स टू, समझ रहे। तो ये दोनों पे काम करती हैं। जो नॉन क्या कहते हैं सिलेक्टिव हैं ये कॉक्स वन पे भी काम करती हैं, कॉक्स टू पे भी काम करती हैं। ये कॉक्स वन कॉक्स टू आगे अभी आप समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, जब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे या और चीजें तो आपको समझ में आएंगी सब बातें, ठीक है। तो इसमें क्या है सैलिसिलेट्स है, एक एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं लेकिन एक एक एग्जांपल मैंने दिया है जो मेन है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है एस्पिरिन हो गया, ऐसे ही पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल हो गया फेनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, फेनाइल ब्यूटाजोन, इंडोल डेरिवेटिव्स, समझ रहे, इंडोमेथिसिन। अब इसमें अगर जाएंगे ना ये क्या पैराजोलोन क्या है, इंडोल क्या है, सैलिसिलेट्स क्या है, ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे उनके ये नाम रखे जाते हैं, समझ रहे। कहीं तो क्या कहते हैं मतलब आयुपैक के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, वरना कुछ मतलब कॉमन नेम हो जाते हैं उनके, समझ रहे, या कुछ और दूसरे तरीके से नाम रखे जाते हैं उनके, समझ। तो जैसे ये भी क्या इंडोल आपने पढ़ा होगा, तो अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे चूंकि आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछा है। तो इंडोल डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मतलब एक इंडोल है और उसी से कुछ उसमें कम क्या कम ज्यादा करके हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, उसी से निकला है, समझे। एक चीज होता है सार, सार का मतलब ये होता है कि सार याद था भूल रहा हूं मैं, मतलब उसमें ये होता है कोई स्ट्रक्चर है ना, तो मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, अब इसको हटा के हम यहाँ पे Na लगा दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये जो हो रहा है ना एक तरीके से हम उसमें घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो ये होता है एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं सार उसको बोलते हैं हम लोग, उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा। तो ये होता है ना डेरिवेटिव्स, तो ये एक स्ट्रक्चर उसी में से हम कुछ जोड़ जोड़ के नई नई चीजें बना रहे तो डेरिवेटिव्स होते हैं, समझे। तो ऐसे ही क्या है इंडोल है उसी का एक डेरिवेटिव्स है तो वो है इंडोमेथिसिन। ऐसे क्या है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो उसका एग्जांपल क्या आइबुप्रोफेन, इसको हमने क्या कहते हैं बोल्ड किया, इसका मतलब ये ज्यादा यूज होने वाली दवाएं हैं, ठीक है ना। एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। ऐसे एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स है जैसे कि डाइक्लोफेनेक, समझे। डाइक्लो के नाम से काफी ज्यादा चलने वाली दवा है ये डाइक्लोफेनेक, इंजेक्शन भी आता है टेबलेट भी आते हैं, 200 mg के टेबलेट भी आते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में भी मिलता है ये, ठीक है। 2 ml का इंजेक्शन आता है इसका। और क्या ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स जैसे कि पायरोक्सिकैम, और उसके अलावा क्या है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव जैसे कि मेफिनेमिक एसिड, मेफिनेमिक एसिड भी चलती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, क्या है प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल याद रखिएगा निमोसिलाइड, क्या है निमेस्यूलाइड। उसके अलावा क्या है तीसरा सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स, जैसे एग्जांपल क्या है सेलिकोक्सिब, रोफेकोक्सिब, ठीक है। ये मेलोक्सिकैम भी याद कर लीजिए।
उसके अलावा अब ये आपने देखा यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर क्या था, नॉन सेलेक्टिव, ठीक। उसके बाद क्या आ गया, प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर। उसके बाद क्या, सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। तो हमको मालूम हो गया ये कॉक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है, ये ए भी है, वन भी है, और क्या कहते हैं कॉक्स टू, ये दो तरीके के एंजाइम हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये काम करते हैं एक तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकने में, समझ रहे हैं। अब ये अगर इसको नहीं रोकते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, तब दर्द होता है, आदमी को इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो अब ये कॉक्स वन ये भी एक तरीके का एंजाइम है, और एक कॉक्स टू ये भी एक तरीके का एंजाइम है, ठीक। तो आपने जो नॉन सेलेक्टिव पढ़ा वो दोनों पे काम करते हैं। प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर है, तो ये क्या है, ये जो क्या कहते हैं कॉक्स टू है ना, इसको ज्यादा प्रेफर करता है इसके मुकाबले में। यानी ये जो दवा है ये इस एंजाइम पे भी काम करती है, इस पे भी काम करती है, लेकिन इस पे ज्यादा काम करती है। इस पे क्या है, काम ज्यादा करती है, इस पे काम कम करती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, समझ रहे हैं। यानी इस पे भी काम कर रही है, इस पे भी कर रही है, लेकिन इस पे ज्यादा कर रही है, इसलिए मैंने क्या कह दिया कि प्रेफरेंशियल है, इसी पे जाके ज्यादा काम करती है। अब इस पे ज्यादा कर रही है, इस पे कम कर रही है, इसका एक फायदा है, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके अलावा क्या सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर है, जैसे कि सेलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब, समझो, वाल्डेकॉक्सिब, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या, कॉक्स टू इनहिबिटर यानी सिलेक्टिव, ये सिर्फ कॉक्स टू पे ही काम करती है, सिर्फ इसी पे काम करती है, इस पे नहीं करती है, समझ रहे हैं। उसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन में चौथी जो क्लासिफिकेशन है वो है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को भी ठीक करेगी ये, और क्या एंटीपायरेटिक यानी बुखार को भी ठीक करने वाली है, विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। और इसके अंदर क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन यानी यहाँ पे समझिए सूजन को कम करने की ताकत इसके अंदर कम होती है। ये दर्द को भी थोड़ा बहुत मतलब माइल्ड टू मॉडरेट क्या कहते हैं दर्द है उसमें भी काम करेगी ये दवा। उसके अलावा क्या बुखार को भी ठीक करेगी, लेकिन इन्फ्लामेशन वगैरह है तो उसको में ज्यादा काम उसका मतलब वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, जब मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली कहें तो वो दवा है पैरासीटामोल, ठीक है ना, पैरामिनोफेनोल डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, पैरासीटामोल। और इसका असल जो नाम है वो है एसिटामिनोफेन। ये तो इसका ब्रांड नेम था, लेकिन इतनी बिकी इतना फेमस हुई कि लोग इसको जानते ही नहीं है केमिकल नेम, इसको सब ब्रांड के ही, अब ब्रांड इसका ब्रांड नेम केमिकल नेम बन गया है, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा ये फेमस हुई पैरासीटामोल दवा, ठीक है ना। और इसी कैटेगरी में एक और आती है पायराजोलोन डेरिवेटिव, जैसे कि मेथामिजोल। तो इसका इंडिकेशन क्या है, इसको यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो एक क्या है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द निवारण, समझे, दर्द में जो दवा यूज करते हैं दर्द को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया बोलते हैं। अब यहाँ पे आप कई बार देख रहे होंगे माइल्ड टू मॉडरेट आ रहा है, तो मतलब इसको तो हम लोग क्या है कम दर्द में यूज करते हैं। तो ज्यादा दर्द होगा तो उसमें कौन सी दवा यूज करते हैं फिर हम लोग, ये कभी आपने सोचा या ध्यान दिया कौन सी दवा यूज करते हैं, किसी को मालूम है तो बताएं, मैंने बताया भी है आपको। मुझे कम दर्द में इसको यूज कर रहे हैं, ज्यादा दर्द है तो कौन सी दवा यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दर्द है, मान लीजिए कि ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें दर्द बहुत ज्यादा होने वाला है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा यूज करते हैं हम लोग, बताइए जल्दी से। दवा का नाम तो ठीक है, मतलब किस टाइप की दवा यूज करते हैं, जिससे आपने यहाँ पे पढ़ा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं ये सब, ऐसे बताइए किस टाइप की दवाएं होती हैं वो। आइबुप्रोफेन नहीं, आइबुप्रोफेन तो ये इसी वाली कैटेगरी की दवा है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट में यूज करते हैं। ये सब जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लो हो गया, मोर्फिन हो गया, लोकल एनेस्थेटिक, सब ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको बोलते हैं हम लोग ओपियोइड वाली दवाएं, क्या बोलते हैं, ओपियोइड वाली दवाएं बोलते हैं, ठीक है ना। लिग्नोकैन, ये सब जो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है उस वाली कंडीशन में जो दवाएं यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओपियोइड वाली होती है ज्यादातर, जैसे मोर्फिन, कोडीन। अब उसी के कुछ सिंथेटिक भी आ गई हैं, जैसे कि अभी ट्रामाडोल बताया इन्होंने, ठीक। तो एनाल्जेसिया में इसको यूज करते हैं, तो जैसे कि क्या कहते हैं दर्द कहाँ कहाँ हो सकता है, तो बहुत सारे जो भी दर्द है सब में यूज कर लेते हैं, समझे ना, जैसे कि सर में दर्द हो गया, दांतों में दर्द हो गया, मसल्स में दर्द होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं अर्थराइटिस में दर्द होता है। अर्थराइटिस क्या एक बीमारी है, हड्डी जो ज्वाइंट वगैरह में दर्द होता है, जोड़ों में, समझ रहे हैं, तो उसमें इसको यूज करते हैं। आगे इसके बारे में आप पढ़ेंगे उस वाले में क्या कहते हैं फार्माकोथेरापेटिक में, वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे क्या कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, रिमेटॉइड क्या होता है,
उसके अलावा क्या माइग्रेन में यूज करते हैं, आधे सर में दर्द हो रहा है उसमें यूज कर सकते हैं, डिसमेनोरिया में यूज करते हैं, मेंस्ट्रुअल के टाइम पे जो दर्द होता है उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं, तो उसमें भी इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, इसको एंटीपायरेसिस के तौर पे यूज करते हैं। पायरेसिस मतलब बुखार, समझे, तो इसको बुखार में भी ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल काफी ज्यादा यूज की जाने वाली दवा है, कम डोज में नहीं काम करती, थोड़ा ज्यादा डोज में देते हैं। और जब बहुत ज्यादा तेज फीवर हो तो उसमें सीधे क्या है, इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, समझे, बहुत तेज फीवर हो, पीसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पैरासीटामोल काफी चलने वाली दवा है, तो पीसीएम को भी समझ लेना क्या है, पैरासीटामोल। तो जब ज्यादा तेज बुखार होता है तो एकदम से इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बल्कि ड्रिप के थ्रू उसको थोड़ा थोड़ा सा लगाया जाता है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, तेज बुखार इसलिए होता है कि जो मतलब मान लीजिए कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो हमारे एंटीबॉडीज उस वक्त में उससे एक तरीके से समझिए कि लड़ रहे होते हैं बीमारियों से, तो एकदम से हम दवा नहीं देते हैं, ताकि वो क्या कहते हैं, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, समझ, ऐसा नहीं कि अपने आप से बढ़ता है, हमारे बॉडी का सिस्टम एक ऐसा होता है कि वो बढ़ाया जाता है ताकि उस कंडीशन में क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारा जा सके आसानी से। उसके अलावा क्या है, एंटी इन्फ्लामेशन। ठीक है ना, यानी कि क्या कहते हैं, सूजन वगैरह है तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग देते हैं, जैसे कि रिमेटॉइड्स में हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो गया, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, समझ रहे, बर्साइटिस हो गया, ये चारों क्या है, हड्डियों से ही ज्वाइंट मतलब जुड़ी हुई बीमारियां हैं ये। रिमेटॉइड्स भी हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये दोनों ज्वाइंट में ही होते हैं तकरीबन। और ये भी क्या तरीके से देखें तो मतलब ज्वाइंट की ही, या कह सकते हैं हड्डियों में, जैसे कि हमारे स्पाइन में जो दर्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या क्या कहते हैं जो हमारे पेल्विक वाला होता है ना, जिससे हमारा जो क्या कहते हैं स्पाइन आके पेल्विक जो बोन होता है उससे जुड़ रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोलिएक ज्वाइंट। ठीक है, उसमें भी दर्द हो तो उसको भी क्या है, ट्रीट करने के लिए इन दवाओं को यूज किया जाता है। उसके अलावा बर्साइटिस क्या होता है, तो ये भी एक तरीके से ज्वाइंट के अंदर ही दर्द होता है, समझ रहे हैं, उसमें कुछ क्या कहते हैं सैक होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जो एक तरीके से कुशन का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं हमारे हड्डियों को, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, दर्द होता है, उसको बोलते हैं बर्साइटिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन नहीं है ये, ऐसे हटा दीजिए इसको। जो एनसैड्स हैं उनके क्या कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो क्या कहते हैं, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। ठीक है ना, यानी किसी का इम्यून सिस्टम ऐसा है कि इसके क्या कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेने की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर है उसमें नहीं देंगे। ठीक है ना, यही दो तीन चीजें हैं। और क्या, ये वाली एक ध्यान देने वाली बात है, क्या कहते हैं जो प्रेगनेंसी का आखिरी टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, समझ रहे हैं, यानी आखिर के 3 महीने, तो उस कंडीशन में मतलब उसमें भी क्या है, आखिर वाला जो टाइम होता है यानी चाइल्ड बर्थ का, तो उसमें नहीं देते हैं, इसलिए कि ये जो दवा होती है ये क्या कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी रोकती है, समझ रहे हैं, ये जो दवाएं होती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकती हैं, कोक्स 1 और कोक्स 2, समझ रहे हैं। तो जो कोक्स 2 है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को नहीं रोकती है, लेकिन ये वाली जो है ना, इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं रोक देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस भी रुक जाता है, समझ रहे हैं। कोक्स 2 एंजाइम को रोक रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं रुकती है, समझ रहे हैं। और कोक्स 1 के मतलब हम एंजाइम को रोक रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है, समझ रहे हैं, और भी चीजों की सिंथेसिस रुकती है। इससे ऊपर एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अरेकिडोनिक एसिड, समझ रहे हैं। अरेकिडोनिक एसिड जो है उस पे जब आके ये एंजाइम काम करते हैं ना, तब आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है, अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन में सिंथेसिस में बदल ना पाए तो हम लोग इसी एंजाइम को रोक देते हैं, तो वो आगे उसका क्या है स्टेप बढ़ता नहीं है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन अगर बनता है तो वो दर्द में और बुखार वगैरह में, इन्फ्लेमेशन वगैरह में एक तरीके से मीडिएटर का काम करता करवाता है। ठीक है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन की जरूरत और भी पड़ती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन भी करवाता है ये यूट्रस के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन और भी दूसरे हैं, ये भी कॉन्ट्रेक्शन भी करवाता है, लेकिन जब इसको हम लोग दवा दे देंगे तो कॉन्ट्रेक्शन को रोक देगा ये, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुकेगी तो कॉन्ट्रेक्शन जो होता है यूट्रस के अंदर, जो कि बच्चे को पुश आउट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो रुक जाएगा, बच्चे का मूवमेंट रुकेगा तो बच्चा बाहर नहीं आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं। उसके अलावा क्या है, पेप्टिक अल्सर में आप देख रहे हैं इसको रोका जा रहा है। क्यों ऐसा रोका जा रहा है कि आपको मालूम है जो हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग है, मान लीजिए हमारा स्टोमक है, ठीक है ना, इनर लाइनिंग है, तो यहाँ पे एक म्यूकस निकलता रहता है जो कि अंदर के एसिड से इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे ये प्रोटेक्शन की लाइनिंग ना हो तो इसमें एसिड आके इस पे और डैमेज कर देगा, पेप्टिक अल्सर कर देगा, जख्म कर देगा, समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ पे भी ना प्रोस्टाग्लैंडिन की एक लेयर बनती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी क्या जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, पीजी जिसको बोलते हैं, तो पीजी यहाँ पे भी काम करते हैं,
समझ रहे। तो जब हम लोग ऐसी दवा देते हैं जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों पे काम करे, तो वो क्या है, जब कॉक्स 1 पे भी काम कर रही है, कॉक्स 2 पे भी काम कर रही है, तो असल में दर्द के लिए तो रिस्पॉन्सिबल ये होता है, समझ रहे हैं। असल में दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कॉक्स 2, बुखार के लिए, दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है। लेकिन जो दवाएं हैं ये ना, ये जाके दोनों पे काम कर देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ इस पे काम करती हैं, तो समझ रहे हैं, जो दवाएं सिर्फ कॉक्स 2 पे काम करती हैं उसको पेप्टिक अल्सर में भी दे सकते हैं और क्या कहते हैं प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। इसलिए कि इसकी वजह, इसको अगर रोक दिया जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं रुकती है, समझ रहे हैं। इसको अगर रोक दिया जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं रुकती है। तो इसलिए ऐसी दवाओं को हम लोग जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को नहीं रोक रही हैं उसको दोनों कंडीशन में दे सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो दवाएं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक रही हैं, जैसे कि जो कॉक्स 1 पे भी काम कर रही है, कॉक्स 2 पे भी काम कर रही हैं, या जो कॉक्स 1 पे अगर जो भी कर रही है वो सब क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकती हैं। और जब इसकी सिंथेसिस रुकेगी तो क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर में भी दिक्कत होगी, और क्या कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी लास्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्रेक्शन को रोक देंगी, तो चाइल्ड बर्थ में डिले होगा, दिक्कत होगी। तो आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया कि जो दवाएं होती है नॉन स्टेरॉइडल, ये क्या काम करती हैं। जो यहाँ पे अरेकिडोनिक एसिड है, अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड है, वो आगे जब ये एंजाइम काम करता है इस पे, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन पीजीज बनते हैं, समझ रहे हैं, दोनों साइड से। ये दो एंजाइम्स हैं, तो हम जो दवा देते हैं ना वो आके इस पे काम करती हैं और इन्हीं को ब्लॉक कर देती है, तो ये जो है आगे बढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जो दोनों पे काम करती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो सिर्फ इसी पे काम करती हैं, समझ रहे हैं। तो असल में जो दर्द वर्द वाला होता है ना, जो यहाँ के इसके जरिए से जो पीजीज बनते हैं वो मतलब ज्यादा मतलब दर्द कराते हैं, बुखार कराते हैं, और इसका इतना रोल नहीं होता है, समझ रहे हैं, इसका इतना रोल नहीं होता है। इसलिए कोई दवा ऐसी जो सिर्फ कॉक्स 2 पे काम करे तो वो भी बुखार को उतार देगी, या दर्द है तो उसको खत्म कर देगी, समझ रहे हैं। लेकिन जो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है वो दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जो दवाएं दोनों पे काम कर रही हैं तो वो तो काम तो करेंगी, लेकिन वो दिक्कतें जो इसकी वजह से हो रही हैं वो होंगी। ऐसे ही एक मेरे फ्रेंड हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, तो एक बार उन्होंने मैसेज किया कि किसी को मतलब बहुत दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, तो मैंने उनसे बताया कि मतलब क्या कहते हैं डाइक्लो वगैरह ले लीजिए, उसके अलावा कुछ और मैंने उनको बताई दवाएं। तो गए तो उनको डाइक्लो वहां मिल ही नहीं रही है, तो भेजा कि देखिए ये वाला दे रहे हैं, तो उसमें क्या था सेलिकोक्सिब, जो कि कॉक्स 2 पे काम करती है। तो ये जो दवा है ये पेट वोट में कोई दिक्कत नहीं करेगी। और उसके साथ में ना आपको क्या कहते हैं, एक तरीके से हम लोग गैस की दवा लेते हैं ना, जब भी आप देखते हैं कि पैरासीटामोल आप देते हैं तो गैस की दवा देते हैं, तो क्यों देते हैं गैस की दवा, इसीलिए देते हैं कि जो हम लोग दवाएं देते हैं यहाँ पे, डाइक्लो हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, वो दोनों पे काम करती हैं। और इस पे भी काम कर रही है, इस पे भी काम कर रही है, तो इस पे भी काम करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रुकवा देती है, जो यहाँ पे मतलब प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग साथ में गैस वाली दवा नहीं देते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पे एसिड तो भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में बनता रहेगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग जो दवाएं देते हैं तो वो HCl को, असल में गैस को रोकने वाली दवाएं नहीं होती हैं, वो क्या है HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके सिंथेसिस को रोकने वाली दवाएं होती हैं, वो समझ रहे हो ना, उसके सिक्रेशन को कम करती हैं। जैसे कि क्या कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, समझ रहे हैं, रेनिटिडीन हो गया, या क्या कहते हैं ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये जो दवाएं हैं जिसको हम लोग गैस की दवा बोलते हैं, वो असल में गैस की दवा नहीं होती है, वो असल में एसिड के सिक्रेशन को रोकने वाली दवाएं होती हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग साथ में ऐसी दवाओं को देते हैं कि जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस भी रुक रही है और एसिड भरपूर मात्रा में यहाँ पे रहेगा तो वो अटैक करेगा और दिक्कत कर देगा, अल्सर कर देगा। तो उस अल्सर से बचाने के लिए हम लोग क्या है, इन दवाओं के साथ में पैरासीटामोल, डाइक्लो, आइबुप्रोफेन और इन सब दवाओं के साथ में हम लोग उसको देते हैं कि ताकि यहाँ पे अल्सर वगैरह ना हो। चूंकि क्या कहते हैं यहाँ से प्रोटेक्शन कम हो रहा है तो एसिड भी कम हो जाए, प्रोटेक्शन कम हो रहा है तो एसिड भी कम हो जाए, ठीक है। अब आपको मैकेनिज्म तो समझ में आ ही गया है, समझ रहे हैं कि दवाएं कैसे काम करती हैं। ये क्या करती हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है, समझ रहे 1 और 2, उस पे जाके काम करती हैं और उसको क्या करती है, प्रिवेंट कर देती हैं, या आप कह सकते हैं डिस्टर्ब कर सकती हैं किसके, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, समझ रहे हैं, उसको रोकने के साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देती हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दर्द में, फीवर में और इन्फ्लेमेशन में। तो जब उसी को हम लोग रोक देते हैं तो दर्द, इन्फ्लेमेशन और पेन वगैरह नहीं होता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं, समझ रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्टोमक में भी क्या आता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकते हैं, तो वहां पे पीजीज का भी सिंथेसिस रुकता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो अगर हम उसके साथ में क्या कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या कोई भी एसिड सिक्रेशन को रोकने वाली दवा नहीं देंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये उसका क्या है, साइड इफेक्ट है। दूसरा क्या है, प्लेटलेट,
समझ रहे हैं कि द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट आर डिस्टर्ब्ड बिकॉज क्या कहते हैं एंसाइट्स प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सिन A2। समझ रहे हैं, एक तरीके का ये सब्सटेंस हमारी प्लेटलेट के अंदर पाया जाता है। समझ रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये प्लेटलेट्स के अंदर जो ये है तो इसके सिंथेसिस को ये दवाएं रोक देती हैं। समझ रहे हैं, जो एंसाइट्स हैं वो इसके थ्रोम्बोक्सिन A2 के सिंथेसिस को रोक देती हैं। जब इसका सिंथेसिस रुकेगा तो क्या कहते हैं ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा। उसके अलावा क्या है, यूट्रस में भी मैंने आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम जो है उसमें नहीं देंगे, इसलिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे हेल्प करता है किसमें, क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्शन के अंदर। समझ रहे, तो अगर वहां पे कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो बच्चा निकलेगा नहीं। उसके अलावा किडनी पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, अगर लंबे समय तक कोई आदमी इसको क्या है यूज कर रहा है तो किडनी डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। उसके अलावा क्या है, ये ब्लड का जो फ्लो होता है किडनी तक उसको रोक देता है, उसको कम करता है। समझ रहे, कम करता है। उसके अलावा क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है उसको भी ये कम करता है। समझ रहे, तो ये जो क्या कहते हैं नॉन सिलेक्टिव वाले हैं उनको थोड़ा संभल के देने की जरूरत है हमें। और क्या कहते हैं, अगर लंबे समय तक कोई लेता है, बहुत लंबे समय तक और ध्यान से नहीं लेता है तो उसमें लीवर भी डैमेज हो सकते हैं। इसके सीरियस साइड इफेक्ट हैं, यानी लंबे समय तक कोई लेता रहता है तो उसका लीवर भी डैमेज हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकती है उसकी, और एलर्जिक रिएक्शन होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका जो टॉपिक था, इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे 10 बजे। लीडोकैन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में नहीं आया। ये सोडियम चैनल पे काम करता है। समझ रहे, सोडियम को मेम्ब्रेन के अंदर यानी जो न्यूरॉन है उसके अंदर नहीं जाने देता है, तो उसका क्या कहता है एक तरीके से जो पोटेंशियल है वो नहीं बढ़ता है। आपने वो वाला लेक्चर जाके जरूर एक बार देख लेना दोबारा से, जो इसका जो चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। समझ रहे हैं, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कि कैसे क्या कहते हैं पोटेंशियल कैसे बढ़ता है और कैसे एक इम्पल्स जनरेट होता है। समझ रहे, तो ये इम्पल्स को जनरेट होने से रोकता है, और जब इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो वो आगे मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो जो दर्द का मैसेज है वो आगे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस पे ये काम करता है। कैसे काम करता है, सोडियम को अंदर नहीं जाने देता। जब सोडियम अंदर नहीं जाता, अंदर का पोटेंशियल नहीं बढ़ता, अंदर का पोटेंशियल नहीं बढ़ता तो डीपोलराइजेशन नहीं होता, डीपोलराइजेशन नहीं होता है तो इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, और जब इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो मैसेज आगे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, समझ में आया आपको सुबह अख्तर? चलिए ठीक है, आप उस वाले लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी इसकी आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो लेक्चर सब लोग अच्छे से देख लें एक बार जरूर। मैंने कहा भी था ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।